जय हिंद साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, राजस्थान बोर्ड का कक्षा 12 ज्योग्राफी का 8वां लेसन प्राइमरी ऑक्यूपेशन प्राथमिक व्यवसाय। इससे पहले जो मैंने 7 लेसन करवाए कक्षा 12 ज्योग्राफी नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसे लास्ट तक आपको देखना है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि विश्व में भोजन के प्रमुख स्रोत कृषि द्वारा भोजन की लगभग 71% आवश्यकता पूरी होती है। इसे समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 2020 में इस लेसन से जो छोटा क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि आपके अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं। बड़ा क्वेश्चन कौन सा था उसको भी हम जानेंगे और आगामी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उनको अच्छे से इसमें पढ़ेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के लेसन इस पर करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो बताया गया है एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको तैयार करना है। यहाँ से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि विश्व के प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय हैं वो कौन कौन से हैं। प्राथमिक व्यवसाय हम इसमें पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से हैं प्राथमिक व्यवसाय। देखो, पहला है कृषि, दूसरा है लकड़ी काटना, तीसरा है खनन मतलब खुदाई करना, आखेट मतलब शिकार करना, संग्रहण मतलब किसी वस्तु को इकट्ठा करना, और मछली पकड़ना, और पशुचारण मतलब पशुओं को चराना। ये जो कार्य हैं ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो हमें पूछ लिया जाए कि प्राथमिक व्यवसाय क्या क्या हैं तो इनके बारे में हमें बताना है। डिटेल से भी इनको पढ़ लेंगे हम। देखो, इनमें कौन नया कौन पुराना इसके बारे में जानते हैं कि आखेट व संग्रहण विश्व के सबसे प्राचीन उद्यम माने जाते हैं। जो ये हमने जो ये देखा, ये व्यवसाय के प्रकार देखे, प्राथमिक व्यवसाय के उद्यम देखे, उनमें सबसे जो पुराना है वो क्या है? आखेट मतलब आदिमानव से ही लोग वो शिकार कर रहे थे। संग्रहण मतलब किसी वस्तु को इकट्ठा कर रहे थे। वो क्या खाते थे, किन का संग्रहण करते थे? तो इनमें आप देखें कंदमूल, फल, नट, बेरी, आपकी जड़ें, पत्ते, तना और जड़ी बूटियां आदि संग्रहण मतलब इकट्ठा की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। देखो, ध्यानो पढ़नो है, लास्ट तक देखनो है। हिस्ट्री वहाँ करवा रखी है, ज्योग्राफी भी करवा रखी है और विषय भी मिल जाएगा। पर अच्छे से तैयार हो के बिल्कुल पढ़ाई में मन लगा के बढ़िया तरीका तैयारी करनी है जिससे थारा बढ़िया नंबर आवे और घरवाला भी संतुष्ट हो। तो इसमें क्या क्या बताया गया है कि कनाडा के टुंड्रा और टेंगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति आखेट पर निर्भर है। पशुपालन मुख्यतः उष्णकटिबंधीय व शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में तथा पर्वतीय व मरुस्थलीय क्षेत्रों में किया जाता है। अब ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा, यह हमने 7वें लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में पढ़ लिए, तो यहाँ इसका ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। उस लेसन को देख लें, इसे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें यह बताया गया है कि पशुपालन है वो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जो का गर्म क्षेत्र है उसमें, और जो शीतोष्णकटिबंधीय है उस घास के मैदानों में और पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में किया जाता है। पशुपालन कहाँ कहाँ किया जाता है? अब जो घास के मैदान हैं उनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ से छोटा क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कौन से स्थान पर क्या कहा जाता है? तो ध्यान से देखो, इन घास के मैदानों को ब्राजील में कंपाज कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाए कंपाज किसे कहते हैं तो आपको ये लिखना है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ब्राजील में कंपाज कहा जाता है। या ये क्वेश्चन आ जाए कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ब्राजील में क्या कहा जाता है तो आप लिखोगे कंपाज कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। इसी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। इन घास के मैदानों को सूडान में सवाना कहा जाता है। इन घास के मैदानों को वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। तो इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कौन से स्थान पर क्या कहा जाता है ये हमें याद रखना है। आगे ध्यान दें, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पढ़ लिए हमने।
अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है वो कौन से स्थान पर है और उन्हें क्या कहा जाता है। ये पहले वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि डाउन्स किसे कहते हैं, कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। इन घास के मैदानों को यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरिस कहा जाता है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को रूस में क्या कहा जाता है, स्टेपिज कहा जाता है। छोटा क्वेश्चन इसे पूछा जाता है तो इनको ध्यान रखना है। फिर अब पशुचारण, पशु किस प्रकार से लोग चराते हैं। आखेट व संग्रहण पर निर्भर रहने वाले, देखो शिकार करने वाले और जो कंदमूल फल पेड़ पत्ते जो इकट्ठा करने वाले हैं, इन पर निर्भर करने वाले हैं, उनके जो मानव थे, ये जो मानव थे इनके एक समझ विकसित हुई। उसमें उनको लगा कि मानव ने जब ये महसूस किया कि इससे जीवन यापन नहीं हो सकता, देखो आखेट या संग्रहण करने वाले जो मनुष्य थे, इन पर निर्भर करने वाले मानव थे, इनको ये महसूस हुआ कि इन पर जीवन यापन है वो इनसे नहीं चल सकता। तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय को, देखो पशुपालन व्यवसाय को दो प्रकारों से विभाजित किया। एक था चलवासी पशुचारण और दूसरा आप देख सकते हैं स्थायी पशुचारण भी इसे कह सकते हैं। अब चलवासी पशुचारण ये क्या होता है और पशुचारण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, पशुचारण व्यवसाय का विकास किस प्रकार से हुआ, चलवासी पशुचारण क्या होता है और हमें वाणिज्यिक पशुचारण है ये किस प्रकार से देखने को मिलते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। चलवासी पशुचारण, इसे ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक चलवासी, एक वाणिज्यिक या व्यापारिक, दोनों में अंतर ये होता है, मोटा अंतर, ये चारे व पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। चलवासी मतलब चलना, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और ये वाणिज्यिक पशुचारण या व्यापारिक पशुचारण है, ये एक ऐसा पशुपालन होता है जो निश्चित स्थान पर बाड़ों में ही इनका पालन पोषण किया जाता है। दूसरा अगर अंतर देखें, जो चलवासी पशुचारण है ये प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं, उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है। और ये जो हैं व्यापारिक, जो व्यापार के लिए ये वैज्ञानिक रीति से पाले जाते हैं, इनको इंजेक्शन वगैरह दिलाकर क्या करते हैं कि इनकी नस्ल भी चेंज कर देते हैं। चलवासी पशुचारण है वो जीवन निर्वाह की एक आर्थिक क्रिया ही है, मतलब कि जीवन निर्वाह की एक आर्थिक क्रिया ही है, पर यह व्यापार पर आधारित आर्थिक क्रिया है। वाणिज्य के व्यापार के लिए लोग इनका पालन पोषण करते हैं, जैसे डेयरी वगैरह करते हैं। ये पुरानी दुनिया तक सीमित है और इसे आधुनिक दुनिया के देशों में भी इसमें अपनाया गया है। तो इस प्रकार से हम देखें कि चलवासी पशुचारण में भूमि विस्तृत उपयोग की जाती है, इनकी संपत्ति, इनके पशु, चलवासी पशुचारण मुख्यतः जीवन निर्वाह की क्रिया होती है। अब वाणिज्यिक पशुचारण ये क्या होता है, वाणिज्य के व्यापारिक पशुचारण की पशुचारण में बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं। ये पशुपालन शीतोष्ण घास के मैदानों में किया जाता है। ये अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है, क्योंकि डेयरी वगैरह करते हैं तो इसमें पैसे तो आते हैं। और विश्व में न्यूजीलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन आदि देशों में व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। अब यहाँ से जो बड़ा क्वेश्चन इसमें 2-3 नंबर का पूछ लिया जाता है वो किस प्रकार से है कि कृषि की मुख्य प्रणाली कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कृषि हैं। तो इसमें स्थानांतरित कृषि, आदिम स्थायी कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, बागानी कृषि, मिश्रित कृषि, दुग्ध कृषि, ट्रक कृषि, फलोदान कृषि, ये कृषि, इनके नाम याद रखने हैं और ये होती क्या है इनको देखते हैं। देखो हमने कृषियों के नाम देखे, अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें निकल कर आ रही है वो भी आप देख लें। सॉरी, एक एक पॉइंट है इसमें मैंने महत्वपूर्ण शामिल किया है, इसको अच्छे से आपको तैयार करना ही होगा। भारत में पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कृषि कहा जाता है। ये प्रश्न वो प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, जूमिंग कृषि क्या है, स्थानांतरित कृषि क्या है। ये क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि कर ली जाती है। देखो एक स्थान पर 1-2 साल कृषि करते हैं, फिर दूसरे स्थान पर हो जाते हैं, स्थानांतर मतलब ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही इसे स्थानांतरित या जूमिंग कृषि कहा जाता है। और पूर्वी राज्यों में क्या किया जाता है, स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कृषि कहा जाता है। अब देखो मध्य अमेरिका एवं मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है।
मध्य अमेरिका है, मेक्सिको है, यहाँ इसको मिल्पा कहा जाता है। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लद्दाख कहा जाता है। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहा जाता है। ये अलग अलग स्थानों के अलग अलग नाम है। फिर मिश्रित कृषि, ये क्या होता है, किस प्रकार की कृषि को फसल उत्पादन तथा पशुओं के पालने का कार्य किया जाता है, इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। कि एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ पशुपालन है, इन दोनों का मिश्रण किया जाता है, मिश्रित रूप से यह कार्य किया जाता है, इसलिए इसको मिश्रित कृषि कहते हैं। सर्वप्रथम यूएसए में ट्रक कृषि शुरू हुई थी। अब देखो जो ट्रक कृषि है, ये ट्रक कृषि क्या होती है कि जब इसमें इस कृषि में कोई सब्जी वगैरह होती है, सब्जियों का उसमें कृषि की जाती है, फिर ट्रकों में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो इसलिए इसको ट्रक कृषि नाम दे दिया। ये सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। अब बागाती कृषि है, इसे व्यापारिक कृषि भी कहा जाता है। इसमें भारी पूंजी निवेश और उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये व्यापार के लिए इस कृषि को की जाती है। इसके उदाहरण कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि बागाती कृषि या व्यापारिक कृषि क्या है, जैसे काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कहवा, नारियल, केला, इलायची, ये क्या है, बागाती कृषि है। इस प्रकार की कृषि है वो कहाँ कहाँ होती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी चीन में की जाती है। नेक्स्ट है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होती है कि इसमें कृषि है वो व्यापारिक दृष्टि से की जाती है, और इस प्रकार की कृषि में मुख्यतः फसल है वो गेहूं होती है। इसके अलावा जौ, जई, राई, तिलहन आदि फसलें भी इसमें बोई जाती है। खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े माल गोदाम भी बनाए जाते हैं। हमने ये देखा व्यापारिक कृषि बागाती कृषि हो गई, इसमें छोटे छोटे मसाले टाइप हैं, और ये विस्तृत वाणिज्यिक कृषि हैं, इसमें क्या है कौन कौन सी फसल है, सेम ये भी क्या है कि व्यापार के क्षेत्र व्यापार के लिए इसे बोई जाती है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, हमने कृषि के जो महत्वपूर्ण प्रकार थे उनको देख लिया। उसके बाद में खनिज है। खनिज देखो, पहले हमें विशेषता देखनी है। खनिज की विशेषता क्या है कि पृथ्वी पर इनका वितरण लगभग क्या है, असमान है, सभी जगह एक जैसा नहीं है। अब इसमें किस प्रकार से क्या है, देखो दूसरी जो विशेषता है, खनिजों का उत्खनन, उपयोग, बाजार, मांग पर आधारित होता है। अब खनिजों का उत्खनन है, खनिजों की खुदाई है, वो किस प्रकार से होती है कि कौन से खनिज का कितना उपयोग हो रहा है, बाजार में मांग किस प्रकार से हो रही है, उसके आधार पर इसको निकाला जाता है। अधिकांश खनिज है वो निश्चित और अनवीकरण होते हैं। देखो इनको नया नहीं किया जाता और निश्चित मात्रा में होते हैं अधिकांश खनिज। अधिकांश खनिज वो भूगर्भ में छिपे रहते हैं। कहने का मतलब है ज़्यादातर खनिज हैं वो पृथ्वी के अंदर ही रहते हैं। अब खनिजों के प्रकार कौन कौन से हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि धात्विक खनिज कौन कौन से हैं जिसमें लोह है एस की मात्रा होती है। देखो एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीज, सीसा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टंगस्टन। इसमें उदाहरण ही पूछा जाता है कि अधात्विक खनिज के उदाहरण बताइए या धात्विक खनिज के उदाहरण बताइए। और ये वो अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा, लोहे के अंश नहीं होते हैं। जैसे इनके उदाहरण की अगर बात करें हम तो चूना पत्थर, अबरक, संगमरमर, हीरा, ग्रेफाइट, पन्ना, जिप्सम आदि। अब ईंधन खनिज, ईंधन जो जलाने के काम में आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और गैस, आपको इनके उदाहरण याद रखने हैं। फिर चट्टानों के प्रकार, चट्टान कितने प्रकार के हैं, तो आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान, 3 प्रकार की ये चट्टानें होती हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने 8 का लेसन पढ़ा। इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और भी जो लेसन है डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ से पढ़ें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।